हेलो फ्रेंड्स। आज एनवायरनमेंट जो लेक्चर सीरीज़ है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उस पोषण स्तर के द्वारा केवल 10% ऊर्जा को ही स्टोर किया जाता है और बाकी 90% एनर्जी जो है 90% ऊर्जा उसको जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के उस एनर्जी को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो उसकी जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो श्वसन है और भी बहुत जो भी डाइजेशन वगैरह, इन सब क्रियाओं में वो खर्च कर लेते हैं और वो केवल 10% ऊर्जा को ही अपने पास रखते हैं। ठीक है, और यही 10% ऊर्जा जो उन्होंने स्टोर की, यही 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को ट्रांसफ़र हो जाती है और जो अगला वाला पोषण स्तर है वो इस 10% का 90% क्या करता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में खर्च करता है और रिमेनिंग 10% को स्टोर करता है एज ए फ्लैश। ठीक है, यही सिलसिला चलता रहता है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, अब पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द पिरामिड शेप of decrease of total number of species, total biomass and energy availability with successive higher trophic levels in the food chain in a natural ecosystem is called ecological pyramid। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो पोषण स्तर होते हैं, पोषण स्तर मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में कि हम ट्रॉफिक लेवल्स को क्या करेंगे, निचले से शुरू करेंगे और ऊपर की ओर जाते जाएंगे। मतलब यही रहेगा सिस्टम कि हम क्या कर रहे हैं, एक पोषण स्तर से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी अगले पोषण स्तर की ओर मूव कर रहे हैं, अगले पोषण स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड की फॉर्म में अगर हम बात करें, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें, तो जैसे जैसे हम निचले पोषण स्तर से ऊपर वाले या उच्च पोषण स्तर की ओर जाते हैं, चाहे वो प्रजातियों की संख्या हो, चाहे वो जैव भार की मात्रा हो और चाहे वो ऊर्जा की उपलब्धता हो, ये सारी चीज़ें उच्च पोषण स्तर पर जाते जाते क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। तो जब कम होंगी, अगर कम होंगी तो आकार कैसा दिखेगा आपको कि मान लो ये सबसे नीचे वाला पोषण स्तर है। अब इस पोषण स्तर से अगर आप ऊपर वाले की ओर जाओगे तो जो भी चीज़ें हैं आपको कम होती हुई मिलेंगी। मतलब ये एक टाइप का आपको शेप दिखाई देगा। इसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, उसकी जैसे मैंने आपको 10% लॉ बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो जितनी भी ऊर्जा नीचे से चलेगी उस ऊर्जा का प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल और केवल कितना जाएगा, केवल 10% ही स्टोर होगा
और उसी 10% को वो आगे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, चाहे चाहे जो भी हो। जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊर्जा की मात्रा क्या होती जा रही है, ऊर्जा की मात्रा क्या होती जा रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ये एक इसका टर्म है। तो जैसे जैसे कम होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टोटल बायोमास हो, चाहे वो एनर्जी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो हमें देखने को मिलती हैं, तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, अगला इसमें टर्म है कि द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर। आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी पिरामिड हो, कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड, कोई भी पारिस्थितिकीय पिरामिड, उसका जो बेस होगा, बेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये सबसे निचला जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पिरामिड को, वो उसका बेस क्या शो करेगा, बेस शो करेगा प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रोड्यूसर का मतलब हो गया उत्पादक। तो किसी भी पारिस्थितिकीय पिरामिड के आधार पर मतलब सबसे नीचे जहाँ से वो पिरामिड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो पिरामिड प्रारंभ हो रहा है, उस पिरामिड के सबसे नीचे, ठीक है, या उसके प्रारंभिक बिंदु पर कौन मिलेगा आपको, उत्पादक मिलेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पहले ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा उत्पादक होंगे किसी भी पारिस्थितिकीय पिरामिड के। और जो अपेक्स होगा, अपेक्स का मतलब क्या है, सबसे उच्चतम बिंदु उस पिरामिड का। तो अगर हम इस फॉर्म में इस पिरामिड को देख रहे हैं, तो इस पिरामिड का आधार क्या हो गया, ये आधार पर आपको कौन मिलेगा, पी, प्रोड्यूसर। और जो इसका सबसे उच्चतम बिंदु है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपेक्स बोल रहे हैं, इस अपेक्स पे क्या होगा, टॉप लेवल कंज्यूमर, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मिलेंगे आपको। तो आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से जब हम पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो चाहे वो प्रजातियों की संख्या हो, चाहे वो जैव भार की मात्रा हो, या फिर ऊर्जा की उपलब्धता हो, वो सारी चीज़ें क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। और जब ये चीज़ें कम होती हैं, तो उस पर्टिकुलर फूड चेन को जब हम देखते हैं, तो वो हमें एक पिरामिड की आकार की, पिरामिड की तरह की दिखाई देती है। और इसी को हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि किसी भी पारिस्थितिकीय पिरामिड का जो आधार होगा उस पर क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी पारिस्थितिकीय पिरामिड जो है उसका आधार हमेशा उत्पादक से प्रारंभ होगा, जिसे हम प्राथमिक या प्रथम पोषण स्तर बोलेंगे। और उस पिरामिड का जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा, वहाँ पे कौन होगा, टॉप लेवल कंज्यूमर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर पिरामिड के 3 प्रकार बताए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो आपको स्टडी करनी है। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं संख्या का पिरामिड। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर, तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो क्या शो करेगा, तो पिरामिड ऑफ नंबर को बोलेंगे आप संख्या,
संख्या का पिरामिड। अब संख्या के पिरामिड में अगर हम बात करें तो देख लेते हैं इसको, संख्या का पिरामिड कैसा होता है। नंबर पिरामिड इज द पिरामिड फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। मतलब इसका क्या हुआ कि इस प्रकार के पिरामिड में या संख्या के पिरामिड में हम एक पोषण स्तर से ऊपर वाले पोषण स्तर में प्रजातियों की जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप जैव भार के पिरामिड की बात करोगे तो अमाउंट ऑफ बायोमास, अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी की हम बात करेंगे। तो अगर हम संख्या के पिरामिड से प्रारंभ करें तो संख्या के पिरामिड का क्या अर्थ है कि जो संख्या का पिरामिड होता है उस पिरामिड में हम एक पोषण स्तर से क्रमिक ऊपर वाले पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे इसका एक फिगर है, इस फिगर को आप देखो तो हम यहाँ पर अगर इस पिरामिड की बात करें तो इस पिरामिड का जो बेस है, तो इस पिरामिड के बेस पर कौन है, उत्पादक है। उसके बाद कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, ये जिनको बोला है हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर को आप बोलते हो शाक भक्षी। फर्स्ट लेवल कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आ जाता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर हम संख्या के पिरामिड की बात करें तो संख्या का पिरामिड में किसकी बात होगी, संख्या के पिरामिड में एक पोषण स्तर से ऊपर वाले पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या की बात होगी, बस और केवल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे जो सबसे नीचे वाला जो बेस है उसका बेस में ये नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे फिर प्रजातियों की संख्या की बात करेंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो फिर प्रजातियों की संख्या की बात करेंगे, और ऊपर जाएंगे तो हम प्रजातियों की संख्या की बात करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, इस पिरामिड का जो आधार है वो किसको शो कर रहा है, उत्पादक को, और इस पिरामिड का जो एपेक्स है वो किसको शो कर रहा है, टर्सरी कंज्यूमर, या आप इसको बोल सकते हो टॉप लेवल कंज्यूमर, TLC। ठीक है, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रजातियों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इस फिगर को देख के आपको पता लग रहा होगा इजीली कि जैसे जैसे हम ऊपर वाले पोषण स्तर की ओर जा रहे हैं प्रजातियों की संख्या क्या हो रही है। ठीक है, प्रजातियों की संख्या क्या हो रही है, प्रजातियों की संख्या कम हो रही है। ये कैसा पिरामिड है, ये संख्या का पिरामिड है। ठीक है, अब संख्या का जो पिरामिड है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, और पिरामिड का वही शेप वही है कि ये सीधा रखा हुआ है पिरामिड, इसको आप उल्टा कर दोगे तो उल्टा पिरामिड हो गया, सीधा रखा हुआ है तो सीधा पिरामिड हो गया। ठीक है, तो दो टाइप के पिरामिड होते हैं अगर हम संख्या के पिरामिड की बात करें। एक होता है अपराइट पिरामिड, और अपराइट पिरामिड को आप बोल सकते हो सीधा संख्या पिरामिड। सीधा संख्या पिरामिड। और दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, इन्वर्टेड को आप बोल दोगे उल्टा संख्या पिरामिड। अपराइट की हम बात कर ही चुके हैं, आगे चलते इन्वर्टेड की ओर। तो इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, उल्टा संख्या पिरामिड।
उल्टा संख्या पिरामिड। अब जब आप अपराइट पिरामिड की बात कर रहे थे, तो अपराइट पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाने पर नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियों की संख्या जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जा रही है। ठीक है, देखो आप इसको, कम होती जा रही है। और इसका अपोजिट जो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर है, उल्टा संख्या का पिरामिड है, उसमें क्या हो रहा है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो प्रजातियों की संख्या क्या हो रही है, प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें क्या है, सबसे नीचे फिर से वही होगा, उत्पादक होंगे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मान लो एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और इस बहुत बड़े से पेड़ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह रहे हैं। कैसे इंसेक्ट्स, जो उस पेड़ की पत्तियों वगैरह से को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और उन इंसेक्ट्स को खाकर जो दूसरे प्रकार के उपभोक्ता हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर एक है, उसके बाद कंज्यूमर उस पर डिपेंड होने वाले और बढ़ गए, और उसके बाद इन पर डिपेंड रहने वाले कंज्यूमर की संख्या क्या हो रही है, और बढ़ रही है। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रजातियों की संख्या क्या होती है, तो प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। और जब हम सीधे संख्या के पिरामिड को देखते हैं तो सीधे संख्या के पिरामिड में, ठीक है, सीधे संख्या के पिरामिड में क्या होगा, आधार पर उत्पादक होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर हो जाएंगे जो प्रजातियों की संख्या है वो कम होती जाएगी। इन्वर्टेड में क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे प्रजातियों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही इसमें अंतर है इसका। सेकंड जो है टर्म, जैसे अगर आपसे बोलो कि इन्वर्टेड पिरामिड को आप दूसरे वर्ड्स में क्या बोलोगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, और जहाँ पर वृक्षों का जो आकार है वो बड़ा है। तो जब वृक्षों का आकार बड़ा होगा, मान लीजिए एक वृक्ष का आकार बहुत बड़ा है, तो उस पर निर्भर रहने वाले जानवरों की संख्या या जीव जंतुओं की संख्या जो होगी वो अधिक होगी। और जब अधिक होगी तो स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं, एक बहुत बड़े पेड़ से। तो वो पेड़ है तो वन ना, सिंगल है नंबर में। ठीक है, तो जब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उस पर डिपेंड रहने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या आपको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। तो ये इन्वर्टेड जो पिरामिड है वो नीचे से नुकीला होगा। ठीक है, और ऊपर पे हम जाएंगे तो ऊपर शीर्ष जो होगा उसका एपेक्स जो होगा वो कैसा होगा, चौड़ा होगा, और ये कैसा होगा, ये नुकीला होगा। और अपराइट में क्या है, अपराइट में जो बेस है, ठीक है, जो आधार है वो चौड़ा होता है, और जो अपेक्स है, उच्च बिंदु है, वो कैसा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, समझ सकते हो आप इसको इजीली। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास को आप बोलेंगे जैव भार का पिरामिड। ठीक है, किसका पिरामिड, जैव भार का पिरामिड। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर को मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, इसीलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे तो ये 10-15 मिनट में इस टॉपिक को मैं ऑफलाइन क्लास में फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब क्लास का मूड ही अलग है तो आपको मैं धीमे धीमे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, या फिर जो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उस ग्रुप में आप उस पर्टिकुलर जो किसी टॉपिक से रिलेटेड जो पर्टिकुलर कोई कोर एरिया है
जो आपकी समझ में ना आया हो, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करूँगा, उसका आंसर दूंगा। तो चलते हैं, दूसरा पिरामिड है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब हो गया जैव भार का पिरामिड। ठीक है, हिंदी में इसको बोल रहे हैं जैव भार का पिरामिड। और जैव भार के पिरामिड में क्या होगा, जैसे हमने पिरामिड ऑफ नंबर में क्या देखा था कि जैसे जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जा रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बस केवल नंबर ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की संख्या क्या है। अब हम प्रजातियों के भार की बात कर लेंगे। भाई पहले हमने पेड़ों की संख्या और जीव जंतुओं की संख्या गिनी, किस में, संख्या के पिरामिड में। अब हम क्या करेंगे, पेड़ का भार कितना है, जीव जंतुओं का भार कितना है। ठीक है, ये बायोमास हो गया। ठीक है, तो संख्या में हमने संख्या की बात की, बायोमास में हम जैव भार की बात कर लेंगे। ठीक है, कोई वही सिंपल सा टर्म है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन है कि बायोमास पिरामिड इंक्लूड्स द टोटल वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल। मैंने बताया आपको कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो जैविक पदार्थ है उसका भार कितना है, ये शो करता है जैव भार का पिरामिड। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि द पिरामिड फॉर्म्ड बाय टोटल बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड बायोमास पिरामिड। मतलब जब हम किसी भी पोषण स्तर पे या फिर हम प्रत्येक पोषण स्तर पे जब हम कुल जैव भार की बात कर रहे होंगे, तो कुल जैव भार की बात करने वाले पिरामिड को हम बोलते हैं जैव भार का पिरामिड। ठीक है, जैसे इसमें भी टर्म वही है कि पिरामिड दो प्रकार का होगा। इसमें पहला होगा अपराइट, मतलब सीधा जैव भार का पिरामिड, और दूसरा कौन सा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा जैव भार का पिरामिड। तो अगर आप अपराइट पिरामिड की बात करोगे तो अपराइट पिरामिड में क्या है कि जो आधार है, आधार, उस आधार पर क्या होंगे, उस आधार पर उत्पादक होंगे। ठीक है, और आधार कैसा होगा, आधार चौड़ा होगा, वाइड होगा, और जो अपेक्स है वो कैसा होगा, अपेक्स नुकीला होगा। क्यों नुकीला होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं भार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे बेस पर भार कितना है, 1000 kg, इसके ऊपर अगले ट्रॉफिक लेवल पर भार कितना है, 100 kg। फिर जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो वेट कितना हो गया, 10 kg। उसके बाद ऊपर वाले ट्रैफिक लेवल पर जाएंगे तो वेट कितना हो गया, 1 kg। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बेस वाले ट्रॉफिक लेवल से अपेक्स वाले ट्रॉफिक लेवल की ओर जा रहे हैं, बायोमास का अमाउंट जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये आप देख भी लेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि उत्पादक हैं, ठीक है, फिर शाक भक्षी हैं, फिर मांस भक्षी हैं, फिर उच्च मांस भक्षी हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनमें प्रोड्यूसर्स की जो संख्या है वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, ऑब्वियस है कि वो उसका प्रोड्यूसर्स का जो भार है वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इनका भार कम हो गया तो इनका भार कम होने पर इन पर जो मतलब इन पर जो डिपेंड रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, या फिर जितनी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है उनको, या फिर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनको, वो एनर्जी पूरा नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि 5 लोग हैं, नंबर हो गया, और 5 लोगों को, जैसे मतलब मान लो एक पर्सन की जो डाइट है वो 1 किलो है, और 5 पर्सन है, तो 5 पर्सन की डाइट कितनी हो गई, 5 kg हो गई, 1 kg ईच अगर की हम बात करें। लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि 5 kg डाइट है किसी भी पर्सन की, और 1 kg उसके पास बायोमास है, ठीक है, तो वो कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, वो ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रोड्यूसर्स का जो
मतलब जब आप देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो अधिक होता ही होता है। ठीक है, अब देखो कि किसी भी पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, किसी भी स्थलीय पारितंत्र में, पेड़, जैसे किसी जंगल की बात करो, किसी वन की बात करो, किसी स्थलीय पारितंत्र की बात में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी तो उनका भार भी ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो शाक पक्षी हैं पेड़ पौधों पर डिपेंड रहने वाले, उनकी संख्या उनसे थोड़ी कम होगी। उसके बाद उन शाक भक्षियों पर डिपेंड रहने वाले जो कार्निवोर हैं, जो मांस भक्षी हैं, उनकी संख्या फिर कम होगी। ठीक है, और उन पर डिपेंड रहने वाले जो उच्च मांस भक्षी हैं उनकी संख्या कम होगी। अब शेरों की संख्या हिरन के बराबर तो नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, या फिर शेरों की संख्या या टाइगर की संख्या, ठीक है, जो रैबिट है उनसे ज़्यादा तो नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम या किसी भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, तो आप इसी से समझेंगे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो अधिक होगा और जो टॉप कार्निवोर है, अपेक्स पे जो बैठा हुआ है, उसका बायोमास क्या होगा, कम होगा। और जब हम इन्वर्टेड पिरामिड की बात कर रहे होंगे तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जब हम जलीय पारितंत्र की बात कर रहे होंगे, आप ये याद रखेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कभी भी इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड नहीं बन सकता। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो जलीय पारितंत्र है, उस जलीय पारितंत्र में ऐसा पॉसिबल है कि जलीय पारितंत्र में जैव भार जो होगा वो क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर्स का, बेसिकली नीचे से हम चल रहे हैं तो जैसे क्या होगा कि जलीय पारितंत्र है उसमें जो सूक्ष्म पादप प्लवक हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, उत्पादक जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनका, जैसे उसमें एक टर्म होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें बहुत छोटे छोटे, ठीक है, पादप प्लवक बोलते हैं उनको, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, वो बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शन करते हैं वो। ठीक है, और उस प्रोडक्शन के कारण उनका जो भार है वो बेसिकली कम होता है और उन पर डिपेंड रहने वाले जो भी जीव हैं, जैसे हम ऊपर वाले पोषण स्तर की ओर जाएंगे तो उनका भार उनसे बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी की जनन प्रक्रिया बहुत तेज है तो हर्बीवोर के लिए तो इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जब मान लो जैसे इनमें से अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फाइटोप्लैंक्टन की बात करें, पादप प्लवक की बात करें, जब वो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो कंजम्पशन हो रहा है वो उतनी ही तेजी से हो रहा है, तो इनका जो वेट है, बायोमास है, वो बेसिकली ऑब्वियस है कि कम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ठीक है, और उतना जो रिप्रोडक्शन लेवल है वो ऊपर जाने वाले, जैसे हम ऊपर की बात करें तो ऊपर वाले पोषण स्तरों में नहीं पाया जाता जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम जलीय पारितंत्र की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, तीसरा टाइप का जो पिरामिड है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड। तो एनर्जी के पिरामिड में समझने वाली बात यह है कि एनर्जी पिरामिड क्या शो करता है या फिर ऊर्जा का पिरामिड क्या शो करता है। तो देखते हैं इसको। द एनर्जी पिरामिड इज द पिरामिड रिप्रेजेंटिंग टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इन ए नेचुरल इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ इसका कि प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति इकाई समय में किसी भी प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसमें प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा की जो उपस्थिति है या ऊर्जा की जो मात्रा है, उस ऊर्जा की मात्रा को जो पिरामिड रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। और एनर्जी जो है, द एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड
इन किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर डे और पर ईयर। मतलब ठीक है, इसको एक्सप्रेशन जो है इसका पिरामिड ऑफ एनर्जी का वो क्या है, किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर डे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, पर ईयर या पर डे के हिसाब से। ठीक है, और ऊर्जा को कैलोरी, तो इसका अगर हम यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो यूनिट जो है इसका, उसको आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर और पर डे या पर ईयर की बात हो रही है। और इसमें क्या है कि टू कंपेयर द फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुटेबल। मतलब इसका ये हुआ कि किसी भी पोषण स्तर में जब आप उसकी कार्यात्मक भूमिका की बात करोगे कि एक लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका फंक्शनल रोल क्या है, तो आपको एनर्जी पिरामिड सबसे क्या माना जाता है, एनर्जी पिरामिड सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। और एनर्जी पिरामिड में नेक्स्ट टर्म क्या है कि एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद conversion of solar energy to chemical energy and heat energy at each trophic level, with the loss of energy being depicted and each transfer to another trophic level, so that the pyramid is always upward with a large energy base at bottom। ठीक है, मतलब ऊर्जा का जो पिरामिड है वो किसका पालन करता है, हम ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। और इसमें होता क्या है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण को दर्शाता है। तो जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की एनर्जी का ट्रांसफर को जो पिरामिड शो कर रहा है, वो पिरामिड हमेशा कैसा होगा, आप अगर आपने जो पिछली बातें मैंने आपको बताई वो अगर आपने सुनी होंगी और 10% लॉ अगर आपके माइंडसेट में होगा, तो आप इजीली बता पाओगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, अपराइट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी लीनियर नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, या जब हम बिल्कुल क्रम की बात करते हैं, क्रमिक रूप की बात करते हैं, या फिर अपनेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, तो ऊर्जा की जो मात्रा है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। 10% लॉ में मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बात करें कि प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी है, 10,000 किलो कैलोरी। और जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा, इस 10,000 का 90% यूज़ हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, किस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और बचा जो 10% वो क्या होगा, उसको वो स्टोर कर लेगा एज ए फ्लैश। और जो 10% है वही ट्रांसफ़र होगा किसको, अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को। तो अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को क्या मिलेगा, 10,000 का 10% मतलब कितना, 1,000। अब ये अगला वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या करेगा, इस 1,000 का 90% लॉस कर देगा, किस में, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। और जो 10% स्टोर करेगा एज ए फ्लैश, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100। तो 100 जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अगले वाले ट्रॉफिक लेवल पर। अब इसके पास 100 है, तो ये क्या करेगा, जब इसको ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या होगा कि इसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी आई, तो ये इस 100 का 10% केवल स्टोर कर पाएगा और बाकी 90% को ये लॉस कर देगा, किस में लॉस करेगा, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो अगले वाले यानी टॉप कंज्यूमर या फिर टर्सरी कंज्यूमर के पास कितना पहुंचा, इस
इस 100 का 10% मतलब 10 किलो कैलोरी। अब ये क्या करेगा, 10 का 90% यूज कर ले, लॉस कर देगा किस में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और 10% क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल की ओर जाते हैं तो एनर्जी का अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो 10% लॉ के बेसिस पर हर ट्रॉफिक लेवल पर कम होगा। इसीलिए कभी भी एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो एनर्जी का पिरामिड कभी भी कैसा नहीं हो सकता, इन्वर्टेड नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट एज फाइनल वर्डिक्ट है जो, वो क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, बिकॉज इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम डिक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज एब्सोल्यूट। ठीक है, एनर्जी का फ्लो जो होगा वो डिक्रीज ही होगा। ठीक है, 10% लॉ के रिगार्डिंग। अब इसकी फॉर्म को अगर आप देखेंगे अगले टर्म में, तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग, तो एक एग्जाम्पल से आप बात को सोचो। कि जैसे एक हम प्लांट की बात कर लेते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो इसको एनर्जी किससे मिल रही है, इस प्लांट को, भाई सौर ऊर्जा से इसको क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई। अब ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद मान लो कोई और कंज्यूमर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर को आप फॉर्म कर सकते हो कि हिरन है यहाँ पे, डियर। उसके बाद मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता आएगा, और द्वितीय उपभोक्ता की जगह आप मान लो लायन ही रख दो यहीं पर। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी, जैसे यहाँ पर सपोज करो आप कि 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा, तो इस 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को प्राप्त होगा केवल और केवल कितना, इसको मिला 10,000 का पर्टिकुलर 10%, और ये इस 10% को ट्रांसफ़र करेगा इधर, और ये क्या करेगा, ये 90% को लॉस करेगा, और इस 10% के 90% इसने इस 10% का लॉस कर दिया, 10% आगे ट्रांसफ़र कर दिया, ये भी वही करेगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर है। तो फाइनल बात क्या हुई इसमें कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल और केवल कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 10% ही ऊर्जा। ठीक है, मतलब सूर्य से इस पेड़ को, इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को, ठीक है, ठीक है, मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो गया सन। इससे ऊर्जा मिली किसको, प्रोड्यूसर को,
इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर को, फिर मान लो टर्सरी कंज्यूमर को। तो इस सूर्य से जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी, किसको, इस प्लांट को, तो इस प्लांट पे जो भी ऊर्जा होगी, ये प्लांट इस ऊर्जा का केवल और केवल 10% ही क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, और बाकी जो बचा 90% उसको अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेगा। तो यहाँ पर हो रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और वो पोषण स्तर 90% ऊर्जा को अपनी जैविक क्रियाओं में क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। ठीक है, तो आगे जो लेक्चर रहेगा, ठीक है, आज हम जो बेसिक जो फंडामेंटल्स थे बेसिकली एनवायरनमेंट के, उनको हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपसे बात करूंगा बेसिकली न्यूट्रिएंट साइकिल की, मतलब पोषण चक्र के बारे में। और पोषण चक्र में चाहे वो कार्बन साइकिल की बात हो, चाहे वो नाइट्रोजन साइकिल की बात हो, चाहे वो वाटर साइकिल की बात हो, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिगर के बेसिस पर मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो इकोलॉजिकल साइकिल होती है, पारिस्थितिकीय चक्र जो होता है, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, और कैसे रिसाइकल फॉर्म में जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली उसकी अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में 0.003% है। अब उस परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उस परसेंटेज के बेसिस पर जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर तो धीमे धीमे कार्बन डाइऑक्साइड को फिनिश हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि साइकिल का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक चक्रीय प्रणाली, एक साइक्लिकल प्रोसेस, जिसके द्वारा एक जगह से जब हम चले तो हम वापस उसी जगह पर पहुँच गए। ठीक है, बेसिकली तो एटमॉस्फेयर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, और वो दोबारा रिसाइकल होके कहाँ चलेगी, एटमॉस्फेयर में चलेगी। ये बात करेंगे हम किसके अंतर्गत, न्यूट्रिएंट साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, वैसी बात हम नाइट्रोजन के साथ करेंगे, वही बात हम वाटर के साथ करेंगे, और वही बात हम करेंगे बेसिकली किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आगे एक टर्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी बेसिकली सिलेबस के रिगार्डिंग, कि कितना सिलेबस बचा हुआ है, और उस सिलेबस के बारे में एक बेसिकली ब्रीफ फॉर्म में टॉपिक मुझको दिए जाएं। तो किसी ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूर शुरू किया। ठीक है, मैंने एक बेसिक फॉर्म में ये बात कही थी बस केवल, कि जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट, मतलब जो हो चुके हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट मुझे आप दे दो। ठीक है, तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिन टॉपिक्स को केवल नोट्स की फॉर्म में पढ़ के कंप्लीट किया जा सकता है, जिसमें किसी भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब उसमें अगर उस बात को रेटिफाई करूं मैं, तो आप ये बेसिकली समझ सकते हो कि एक जो माइन्यूट से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे किसी एक ब्रॉड टॉपिक में से कोई एक माइक्रो टॉपिक बचा हुआ है, उस माइक्रो टॉपिक को तो आप बेसिकली नोट्स वगैरह से कंप्लीट कर सकते हो उसको,
बिकॉज सेल्फ स्टडी भी नेसेसरी है, ठीक है, क्लास के साथ साथ। तो क्लासेस में बेसिकली जो आपके कॉन्सेप्ट जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपने पढ़ा पिछला वो हुआ है उसमें, तो आप उनको नोट्स की सहायता से, सेल्फ स्टडी की सहायता से क्या करो, उसको फुलफिल करो, ठीक है। अब जैसे मान लो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा समझने की बात हो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल और केवल किसकी बात करते हैं हम लोग, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप केवल लोकेशन वाइज क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको मिलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल और केवल लोकेशन वाइज सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो आप ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस आता है उसको आप खरीदो, और एक आप क्या करो, ब्लैंक मैप खरीदो, ब्लैंक मैप बुक आती है। और जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप मान लो यूरोप पढ़ रहे हो आप, या मान लो अफ्रीका पढ़ रहे हो, तो उस यूरोप के मैप में या फिर अफ्रीका के मैप में जो जो लोकेशन अपने फिजिकल मैप में या फिर पॉलिटिकल मैप में जो आपने देखा, उसी लोकेशन को आप ब्लैंक मैप में भरने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सेल्फ वर्क है वो आपको बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे सवाल बेसिकली लोकेशन बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनमें मुझे लगेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनबिल्ड हैं उसमें, और बिना एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के उनको पूरा नहीं कराया जा सकता। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा आपके पास जो आपको, अगर थ्योरेटिकल है वो, या उसमें कॉन्सेप्ट की कुछ भी गुंजाइश है, वो टॉपिक आपको ना कराया गया हो, ठीक है। तो अब इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है कि एक टर्म होता है कि जैसे मान लो मैंने एक जिद ठान ली कि नहीं, आई वॉन्ट टू कंप्लीट ऑल द क्लासेस या ऑल द टॉपिक्स इन पर्टिकुलर क्लास, सो दैट्स नॉट पॉसिबल in this pandemic situation, because you all know that offline classes are completely closed and there is no ray of hope in future presently. तो इस सिचुएशन को आप एक होपलेसनेस की ओर अगर आप ले जाओगे तो आपके लिए बुरा होगा, लेकिन अगर इसमें आप एक मौका तलाशने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उस मौके का जो फ़ायदा आपको होगा वो सेल्फ स्टडी से होगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप रट के उसको पूरा करो। मेरा कंसेंट केवल और केवल एक ही है कि किसी भी ब्रॉड टॉपिक का कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोर एरिया जिसको आप नोट से कवर कर सकते हैं, ठीक है, या जो मुझे लग रहा है कि आप नोट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आप सब फिजिकल क्लासेस में मेरे सामने थे और मुझे पता है कि आप लोग अगर एक दो बार अगर उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे पूरे मनोयोग से, तो वो चीज़ें इजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स ही दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी सिलेबस के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो मेरे पास अभी तक आए हैं उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक दो फैकल्टी मेंबर्स को भी मैंने उसमें ऐड किया है, ठीक है, जो आपको ऐसे टॉपिक्स जो मेरी रीच से बाहर हैं, जैसे मान लो रीजनिंग है, ठीक है, या फिर इंग्लिश का कोई एक दो लेक्चर है, या जो अकाउंटेंसी है उसके कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिक फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो, उनको मैं अलग अलग फैकल्टी के लेक्चर को आपके जो हमारा चैनल है, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएंगे और आप उससे उन चीज़ों को कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, और हम वहाँ पे बात करेंगे इकोलॉजिकल साइकिल की, ठीक है।
तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।